हेलो एवरीवन। आज हम लोग आपके फिज़िक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर को हम शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। और वो डिस्कशन किस पे होगा कि जब ये हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट शुरू करने जा रहे हैं, मतलब ये फिज़िक्स का सबसे बेसिक है, बट उस बेसिक से भी पहले मैं आपको और भी कुछ बेसिक चीज़ बताना चाहता हूँ और भी कुछ बेसिक चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। और वो ये है कि ये फिज़िक्स है क्या, व्हाट इज़ फिज़िक्स, हम फिज़िक्स क्यों बोलते हैं और क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको, सिवाय इस चीज़ के कि ये सब्जेक्ट हमारे सिलेबस में है, ठीक है, और हमको इसका एग्ज़ाम देना है। इसके अलावा भी तो कुछ पर्पस होना चाहिए ना इस सब्जेक्ट को पढ़ने का। तो वही हम लोग देखेंगे कि व्हाई व्हाट इज दिस फिजिक्स एंड व्हाई वी आर लर्निंग दिस सब्जेक्ट इन आवर सिलेबस, ठीक है। तो इतना तो पक्का समझ लो कि आपको ये एग्ज़ाम में आने वाला है, इसका एक पेपर होने वाला है, इसके बियॉन्ड इसका बहुत बड़ा रीज़न है एग्जिस्ट होने का फिजिक्स के, ठीक है। तो चलो अब ये फिजिक्स है क्या और क्यों ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इसको हम समझते हैं। और उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये चीज़ हमको बहुत क्लियरली समझ में आए। तो आप ये कंसिडर करो, मान लो आपकी स्कूल है, ठीक है, जिस भी स्कूल से आप पढ़े हो 10th तक, वो स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, बराबर, आप सब इस पर एग्री करते हो, ठीक है। अच्छा, अब अगर इस ऑर्गेनाइजेशन को चलना है स्मूथली, रन करना है स्मूथली, तो इसके लिए कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा, वो भी तो रूल ही हो गया ना, एक टाइम फिक्स किया हमने, इस टाइम पे सब आएंगे। अब ये भी देखना पड़ेगा कि सभी वो टाइम पे ना आए, कोई एक बंदा ऐसा भी होना चाहिए जो उस टाइम से पहले आए, स्कूल का गेट खोले, कोई होना चाहिए जो स्कूल के टाइम के बाद रुके, उसका मतलब उसका टाइमिंग अलग होगा। और सबके कोड ऑफ कंडक्ट होंगे, टीचर्स को कैसे रहना है, स्टूडेंट्स को कैसे रहना है ना, हमारे यूनिफॉर्म होते हैं, यानी ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है उस स्कूल को स्मूथली रन करने के लिए। आप सोचो कि अगर आपके स्कूल का टाइम था 8 बजे या 7 बजे, एग्जाम्पल ले लेते हैं, 8 बजे आपके स्कूल का टाइमिंग है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स आ रहे 9 बजे, टीचर्स आ रहे 10 बजे, और जिसको स्कूल खोलना है गेट वो आ रहे 11 बजे। और साइंस के लेक्चर में मैथ्स के प्रोफेसर आ गए, मैथ्स के लेक्चर में मराठी के टीचर आ गए, मराठी के लेक्चर में कोई और टीचर आ गए, ठीक है। 10th की क्लास में 5th के बच्चे बैठ रहे हैं, 6th की क्लास में 9th के बच्चे बैठ रहे हैं। मतलब आप सोचो, ये जो रूल्स, बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन हमने बनाए हुए हैं, अगर इसको हमने फॉलो नहीं किया तो क्या आपको लगता है ये स्कूल स्मूथली रन हो पाएगी? सोच के बताओ, एकदम दिल से और जेन्युइनली सोचो, इसको लॉजिकली सोच के बोलो कि अगर हमने ये चीज़ों को फॉलो नहीं किया, जैसे मैंने बताया ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये सब होने से क्या आपको लगता है ये स्कूल प्रॉपरली रन हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो सकती, है ना, बिल्कुल नहीं रन हो सकती। मतलब वो स्कूल अगर ये रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेगी तो एक दिन भी स्टैंड नहीं कर सकती, मतलब एक दिन भी प्रॉपरली रन नहीं हो सकती, ठीक है ना। आप इस बात पे आप सब एग्री करते हो? ठीक है, ओके। तो अब हमने इस एग्जाम्पल से सोचा कि अगर एक छोटी सी नन्ही सी ऑर्गेनाइजेशन वो बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के एक दिन स्टैंड नहीं कर सकती, एक दिन ठीक से नहीं चल सकती, आप सोचो हमारे आसपास जो इतनी बड़ी दुनिया है, ठीक है, क्या ये अपने आप चल रही है? क्या ये अपने आप चल सकती है बिना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन के? जो हमने देखा एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के तहस नहस हो जाएगी, मतलब चल ही नहीं पाएगी, स्टैंड ही नहीं कर सकती। तो हमारे आसपास जो इतनी बड़ी दुनिया हमको दिख रही है, जहां बस आपकी आंख खोलो और जहां आपकी नजर जाती है उसको देखो, आसपास ये पूरी दुनिया इम्पॉसिबल से दिखने वाले चीज और एकदम सिंक्रोनाइजेशन में चल रही है, इतनी बड़ी, मतलब अगर हम उसको इमेजिन करने हैं तो हमारे दिमाग काम नहीं करते, इतनी सारी हेवनली बॉडीज है, इतना बड़ा हमारा यूनिवर्स है। क्या ये अपने आप काम कर रही है?
इतनी वास्ट फैली हुई चीज, जबकि हमने देखा एक छोटी सी चीज हमारी सोच के हिसाब से बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के एक दिन ठीक से नहीं चल सकती, तो क्या इतनी बड़ी दुनिया, इतना बड़ा यूनिवर्स जो आप आसपास देख रहे हो, ये क्या अपने आप चल सकता है बिना किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के? बोलो। यस, बिल्कुल नहीं चल सकता। ठीक है, तो इसको चलाने के लिए भी इसके बनाने वाले ने, जैसे स्कूल के बनाने वाले ने स्कूल को स्मूथली रन करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑन प्लेस रखे थे ताकि उसका ऑपरेशन, उसका चलना स्मूथली हो सके। उसी तरह जिसने भी यूनिवर्स को बनाया, जिसने भी हमारी दुनिया को बनाया, या जो भी इसका क्रिएटर है, उसने भी इसके लिए रूल सेट करके रखे। ठीक है, अब ये जितनी भी चीजें हमें अपने आसपास दिख रही हैं, ये उन रूल्स को फॉलो करती हैं। अभी तो ये सब इतने सिंक्रोनाइजेशन में अच्छे से चल पा रही है। ये इम्पॉसिबल से दिखने वाली चीजें हमारे अर्थ से 100 गुना 1000 गुना बड़ी चीजें, हमारे अर्थ से, हमारे सन से कहीं ज्यादा हॉट और कहीं ज्यादा डेंस दिखने वाले ये जो चीजें हैं जो यूनिवर्स में फैली हुई है, ये बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के थोड़ी ना चल रहे हैं। ये भी किसी रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, बराबर। और इन्हीं रूल्स को हम जब एक सब्जेक्ट के अंडर स्टडी करते हैं, ठीक है, उस सब्जेक्ट को हम कहते हैं फिजिक्स। क्या कहते हैं? फिजिक्स। तो मैंने क्या कहा, हमारे आसपास जो ये इम्पॉसिबल से दिखने वाली दुनिया है, ये भी किसी ना किसी रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या कर रही है? फॉलो कर रही है। क्या कर रही है? फॉलो कर रही है। ठीक है, तो ये जो हमारे आसपास की दुनिया है, इसको हम फिजिकल वर्ल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल वर्ल्ड। क्या बोलते हैं? फिजिकल वर्ल्ड। तो ये जो हमारे आसपास हमको फिजिकल वर्ल्ड दिख रहा है दोस्तों, ये अपने आप काम नहीं कर रहा, ये भी किसी रूल्स को फॉलो कर रहा है। ठीक है, और हमने जब ये पता लगाने की कोशिश की कि अच्छा ये ऐसे हो रहा है, ये रेनबो ऐसे फॉर्म हो रहा है, तो इसके पीछे क्यों ऐसे फॉर्म हो रहा है, तो जब हमने इन सवालों को खोजने की कोशिश की और जब हमारी सोच को इसका जवाब मिला, तो हमने उसको अंडर एक हेडिंग डाल दिया विच इज फिजिक्स। मतलब ये आसपास की दुनिया जो आपको दिख रही है, इसके जितने भी रूल्स है, ये जिन रूल्स पे चलती है, उन रूल्स को अंडर जो हेडिंग हम पढ़ते हैं, दैट इज फिजिक्स। ये है आपका सब्जेक्ट फिजिक्स। ठीक है, मतलब अगर मैं एक सिंपल लाइन में अगर आपको बताना चाहूँ फिजिक्स क्या है, तो हम उसको ऐसे एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं। क्या सोचो? द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस इज कॉल्ड फिजिक्स। यानी हमारे आसपास जो ये फिजिकल वर्ल्ड है, ये जिन रूल्स पे, जिन लॉज पे काम कर रहा है, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? फिजिक्स। अगर आप गौर से देखोगे, द वर्ड फिजिक्स यहीं से नहीं निकल के आया, फिजिकल से। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो बस जब हम उसको, इन रूल्स को जब हम फिजिक्स में पढ़ेंगे तो हम इनको लॉज बोलते हैं। ठीक है, कानून है ये, इसको, इन कानून को, इस जो आसपास फिजिकल वर्ल्ड दिख रहा है, इन कानून को उसको फॉलो करना है, तभी ये स्मूथली रन हो पाएगा। अगर नहीं फॉलो होगा तो सीधी सी बात है, जब हमने स्कूल के केस में देखा कि प्रॉपरली रन हो ही नहीं सकती, स्टैंड कर ही नहीं सकती। तो ये जो दुनिया चल रही है, इस बात का सबूत है कि ये उन लॉज को फॉलो कर रही है। ठीक है, तो जब हमने देखा, हमारा बहुत से लोगों ने, जिनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि आसपास अपनी चीज़ों को देख कर ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो उनके मन में क्यूरियोसिटी जागी। उन्होंने उसके पीछे, कई लोगों ने अपनी जिंदगियां गंवा दी एक एक सवाल पे कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। फिर जब उन्होंने इसका जवाब खोजा, उनको जब इस चीज़ का जवाब मिला, तो हमको उसको एक हेडिंग के अंदर रखना था, मतलब उसको प्रॉपरली स्टडी करना है, तो उसको कैटेगराइज करना था। तो उसको हमने कैटेगराइज कर दिया अंडर द सब्जेक्ट फिजिक्स। तो व्हाट इज फिजिक्स? इन सिंपल वर्ड, द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस, the study of laws of physical world around us is called as physics। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? पक्का? ओके, अब आप लोग ये तो समझ गए कि फिजिक्स क्या है। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब हमको फिजिक्स को समझना है। ठीक है, फिजिक्स क्या है समझ में आ गया। ठीक है, फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड।
जो हमारे आसपास ये फिजिकल वर्ल्ड है ये किन लॉस पे काम कर रहा है, वो लॉस हम इस सब्जेक्ट के अंदर में पढ़ते हैं। अच्छा, अब ये लॉस को पढ़ना है, समझना है, ठीक है। इसको समझने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज चाहिए। जैसे मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है, समझना है, ठीक है। तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है तो बोलो, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट, सबसे बेसिक इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज, मैंने एग्जांपल लिया इंग्लिश लैंग्वेज का। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है तो उसके लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? यस, वेरी गुड, अल्फाबेट्स, ठीक है। तो आपको अल्फाबेट्स पहले मालूम होना चाहिए, फिर अल्फाबेट से आप वर्ड्स बनाना सीखोगे, वर्ड से आप सेंटेंस बनाना सीखोगे, बराबर। तो अगर मैं देखूं तो सबसे किसी लैंग्वेज को सीखने में सबसे बेसिक चीज क्या है? अल्फाबेट्स। क्या है? अल्फाबेट्स। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो अगर मैं अल्फाबेट्स सीख गया तो वो सबसे बेसिक चीज है जो मुझे उस लैंग्वेज को सीखने में या समझने में हेल्प करेगी, ठीक है। ओके ओके ओके। अब मुझे क्या समझना है, हमारा क्या मकसद है, हमारा क्या गोल है? हमको समझना है फिजिक्स को। किसको? फिजिक्स को। तो उसी तरह फिजिक्स में भी तो कोई बेसिक सी चीज होगी जिसको समझने से हमको फिजिक्स अच्छे से समझ में आएगा। तो उस बेसिक सी चीज को जो हमको फिजिक्स को समझने में हेल्प करेगी बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो अगर हमको फिजिक्स को अच्छे से समझना है तो हमको सबसे बेसिक चीज जो रिक्वायर्ड है वो ये है, फिजिकल क्वांटिटी। क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज अगर हमने समझा तो फिर आगे चल के हम लोग जो फिजिक्स के लॉ है, ठीक है, जो रूल्स है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, ठीक है, इसमें फेरबदल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो उसके लिए सबसे पहले अपने को डिफाइन करना पड़ेगा, हमने को समझना पड़ेगा फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। तो फिजिक्स को समझने के लिए जो सबसे, जैसे लैंग्वेज को समझने के लिए जो सबसे बेसिक चीज है वो क्या है? अल्फाबेट्स। उसी तरह फिजिक्स को अगर समझना है तो उसमें जो सबसे बेसिक चीज है, सबसे नीचे है, वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। तो पहले एक काम करते हैं, हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज का डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। मैं डिक्टेट करूंगा, जो लोग इसको वीडियो में देख रहे हैं, ठीक है, तो आप भी जो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ उसको आप अपनी नोट्स में लिखो, या फिर पहली बार में इसको पूरा देख लो, ठीक है, उसको इस वीडियो को पूरा समझ लो। सेकेंड टाइम इस वीडियो को देखना ना जब, तब इसमें आप अपनी नोट्स ले लेना, ठीक है। तो चलो मैं आपको फिजिकल क्वांटिटीज का डेफिनेशन बोलता हूँ, वो आप लिखो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, ठीक है। The quantities which can be measured and are used, क्यों यूज कर रहे इसको? टू डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस। अरे भाई, इसीलिए तो फिजिकल क्वांटिटी चाहिए ना, कि जो ये लॉज है जिसपे ये दुनिया काम कर रही है, ठीक है, इनको समझना है, इनको डिराइव करना है, इनको डिफाइन करना है, उसीलिए तो हमको चाहिए फिजिकल क्वांटिटीज। तो क्या लिखा हमने डेफिनेशन में? वही जो हमने भी समझा, कि क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड एंड विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस is called as physical quantities, ठीक है। तो अब हमको समझ में आया फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। फिजिकल, अगर हमको फिजिक्स के लॉज को, फिजिक्स क्या है? स्टडी ऑफ लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस, ये दुनिया जिन भी रूल्स पे काम कर रही है उसकी स्टडी को हम फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। अब इन लॉज को समझना है तो उसके लिए जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब आओ देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज बनती कैसे हैं, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज दो चीजों से मिलकर बनती है। पहली है न्यूमेरिकल वैल्यू और इसके साथ यूनिट,
कोई न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके साथ उसकी यूनिट लगती है, तो ये दोनों मिलके एक फिजिकल क्वांटिटी बनाते हैं। ठीक है, ये दोनों मिलके एक फिजिकल क्वांटिटी बनाते हैं। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या? जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि तो फिजिकल क्वांटिटीज के कुछ टाइप्स है, वो टाइप्स मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग और डिटेल में समझेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के 3 टाइप है। सबसे पहला है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फिर दूसरा है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, और तीसरा है सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज हमने समझा, तो फिजिक्स के लॉ को डिफाइन करने के लिए हमको चाहिए। ठीक है, जो सबसे बेसिक चीज वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज बनती कैसे है? फिजिकल क्वांटिटी बनती है एक न्यूमेरिकल वैल्यू से और उसके साथ एक यूनिट से। हमने फिजिकल क्वांटिटी में ये भी लिखा था कि दीज आर दी क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। ठीक है, तो जब आप किसी क्वांटिटी को मेजर करोगे तो उससे आपको उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी? न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे एग्जांपल, मुझे लेंथ, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, अब मुझे इसको मेजर करना है, मुझे इसको मेजर करना है। या डिस्प्लेसमेंट, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, मुझे इसको मेजर करना है। तो मान लो मैं सिंपल एक स्केल यूज करता हूँ, मैंने एक स्केल लिया, यहाँ से यहाँ तक इसको मेजर किया, तो मुझे आया एग्जाम्पल ले लो 30 सेंटीमीटर। क्या आया? 30 सेंटीमीटर, सॉरी 30 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, तो 30 में यहाँ पे लिखता हूँ, ये हो गया नंबर। क्या कहा था मैंने? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो स्केल जिस भी तरीके से डिवाइड हुई होगी, सेंटीमीटर में, इंच में, मीटर में, उससे मैं ये यूनिट निकालूंगा। लेकिन अब फिलहाल के लिए इसको भूल जाते हैं, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक नापा, मुझे वो नंबर दिखा 0 से कितना हुआ 30, तो ये होगा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। अब आगे उसके क्या लगा है? यूनिट। ये बहुत जरूरी है। क्या है? यूनिट। ठीक है, अब ये जब तक आप ये यूनिट नहीं लगाओगे ना, फिजिकल क्वांटिटी आपको सेंस नहीं बनाएगी। ठीक है, अभी जैसे एग्जाम्पल मास, मास भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। अब एग्जाम्पल लो, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, इससे आप समझ पाओ। मैं गया एक राशन की दुकान पे गया, मैंने बोला भाई शक्कर दो, शक्कर। क्या बोला मैंने? शक्कर। तो दुकान वाला मेरे से क्या पूछेगा? बोलेगा कितनी? मैं बोलूंगा 2। कितनी? 2। बोलेगा हाँ ठीक है 2। 2 क्या? अब आप समझो इस चीज को। मैंने कहा 2। क्या चीज? शक्कर। से पूछा कितनी? मैंने बोला 2। बोला हाँ ठीक है 2। 2 क्या? आप बोलो, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सोचो 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 इस चीज को। आ रहा है आपके समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैंने दुकान पे क्या कहा? 2 शक्कर दो। कितनी? बोला 2। क्या 2? दुकान वाला बोलेगा अरे भाई कहना क्या चाहते हो? उसके 2 मतलब इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट। आपके समझ में आ रहा है 2 से मैं क्या मांग रहा हूँ उससे? ये आपके भी नहीं समझ में आ रहा होगा। मतलब 2 के आगे जब तक मैं ये ना करूं, बोलूं अगर मैंने उससे क्या भाई 2 किलो दे दे, हाँ सर अब ये बात सेंस बन रही है ना। हाँ अब समझ में आ रहा है कि मुझे क्या चाहिए। मतलब अगर मुझे इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली कन्वे करना है तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से काम नहीं चलेगा, साथ में उसकी क्या होनी चाहिए? यूनिट। ये कहां से आई? मेजर करके। फिर उसके साथ क्या लगाना पड़ेगा? यूनिट। इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। समझे? ठीक है, मैं दुकान पे गया, मैंने उसको बोला भाई शक्कर दे। पूछा कितनी? मैं बोला 2। तो मुझे पूछेगा ना भाई क्या चाहिए तुझे? 2 दाना चाहिए, 2 किलो चाहिए, 2 क्विंटल चाहिए, 2 टन चाहिए। ये टन, केजी, क्विंटल ये सब क्या है? क्या है? ये सब यूनिट्स है। क्या है? यूनिट्स है। ये उस क्वांटिटी को डिफाइन करती है कि कितनी मात्रा में हमको वो चीज चाहिए। समझ में आई ये चीज? ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी समझ में आया क्या होती है। अगर हमको लॉ को समझना है, लॉ को डिस्क्राइब करना है, तो उसके लिए जैसे अगर हमें इंग्लिश में सेंटेंस बनाना है तो उसके लिए चाहिए वर्ड्स। और वर्ड्स कैसे बनेंगे? अल्फाबेट से। तो उसी तरह अगर हमें फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? फिजिकल क्वांटिटीज। वो फिजिकल क्वांटिटीज किससे बनती है? न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को मिला के। ठीक है,
तो अब हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या होती है, तो मैंने खाली 2 नाम के एग्जांपल दिए, लेकिन उससे भी पहले हमको ये देखना है कि फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स कितने हैं। तो टोटल 3 टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। पहली है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फिर है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और ये है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, हमने फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन देख लिया। ठीक है, आप इसके डेफिनेशन के नीचे आप ये लिख सकते हो फिजिकल क्वांटिटी किससे मिलके बनती है। फिर फिजिकल क्वांटिटीज आप ऐसा लिख लो, मतलब आपकी नोट प्रॉपरली बनेगी। ये आपने बॉक्स डब्बा बना के आपने ये लिखा फिजिकल क्वांटिटी किससे बनती है। इसके नीचे आप ये लिखो फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ 3 टाइप्स। पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फिर सेकंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, फिर सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ये लिख लो आप अपनी बुक में। जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो, इससे आपकी नोट्स प्रॉपर बनेगी। कल को जब मेरा लेक्चर देखने से ही नहीं, कल को जब आप खुद सेल्फ स्टडी करने बैठोगे ना, तो तब आपके अच्छे समझ में आना चाहिए। देखो मैं जो बता रहा हूँ वो तो आपके समझ में आ जाएगा, नो डाउट। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्या है पता है, जब आप खुद पढ़ने बैठो ना तब आपके समझ में अच्छे से आए। ठीक है, तब आपको याद रहे चीज़ें। उसी लिए जब जो मैं चीज़ डिक्टेट कर रहा हूँ बोलता हूँ ना, इसको इस तरीके से अपनी नोट्स में लिखो, तो वैसे लिखो, इसमें फ़ायदा आपका है, आपको समझ में अच्छे से आएगा। कब? जब आप सेल्फ स्टडी करने बैठोगे। तो मैं जब यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा रहा हूँ कि मैं अभी पढ़ा दूँ और आपको समझ में आए, नहीं। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ कि मैंने जब आपको पढ़ाया, आपको यहाँ समझ में आया, जब आप खुद भी पढ़ने बैठो ना, तो वहाँ पर भी आपको चीज़ याद रहनी चाहिए, और वो तब रहेगी जब आपकी नोट्स प्रॉपर होगी। ठीक है, ठीक है। और ये मत सोचो कि मैं उसको सर आप उसका लिंक पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, वो काम चोरी है आपके लिए। अगर आपको जेन्युइनली सीखना है तो करो ना, जो मैं कह रहा हूँ उसमें फ़ायदा आपका ही है। करके देखो, नहीं हुआ फ़ायदा तब बोलना। ऐसा फील आएगा आपको कि एक्चुअल में आप क्लास में बैठे और मेरे साथ मिल के पढ़ रहे हो। चलो, यहाँ तक ये चीज़ समझ में आई? पक्का? बढ़े आगे? ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि फंडामेंटल, फर्स्ट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इस सबसे बेसिक टाइप की फिजिकल क्वांटिटी कौन सी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब इतना याद रखो दोस्तों, फिजिकल क्वांटिटी हमने समझ लिया, कैसे बनती है वो भी समझ लिया। अब हम देखने जा रहे हैं टाइप के, एक्चुअल में टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी देखने जा रहे हैं। अब उनके नाम देंगे, फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या होती है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी के 3 टाइप है, फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। अब उसमें जो सबसे पहला टाइप है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, वो हम देखने जा रहे हैं। तो ये याद रखना, एकदम सिंपल सी चीज है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ 7 ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, बस। कितनी? 7, ओनली 7। 8वां 9वां कुछ भी नहीं। तो सर इतनी क्या पूरी फिजिक्स में सिर्फ 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज से हम सारे लॉ डिफाइन कर देंगे? नहीं, और भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लेकिन वो सारी फिजिकल क्वांटिटी इन 7 के अलावा जितनी भी है वो इन्हीं 7 से मिलके बनी होगी, गारंटी, पक्का। ठीक है, आखिरी वाली जो है ना सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, उसको आप अलग रखना। ठीक है, मतलब अब मैं कह रहा हूँ कि बाकी जितनी फिजिकल क्वांटिटी है 7 से मिलके बनी होगी, तो ये बात सप्लीमेंट्री पे अप्लाई नहीं होती। ठीक है, इसीलिए उसको हम अलग से पढ़ रहे हैं। वरना फिजिकल, ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज को छोड़ के आप पूरे फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ोगे वो कहीं ना कहीं यही 7 से डिराइव होके आई रहेगी। ठीक है, अब ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या हैं, ठीक है, वो लिखते हैं। चलो, टोटल कितनी है? 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, फिर है मास, फिर है टाइम, फिर है टेम्परेचर, देन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, फिर है लूमिनस इंटेंसिटी शेल।
यही 7 फिजिकल क्वांटिटीज है, इसके अलावा कोई 8वीं 9वीं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो सकती। फंडामेंटल का मतलब क्या? सबसे बेसिक, इससे बेसिक कुछ भी नहीं है। यानी अब इसके अलावा जितनी फिजिकल क्वांटिटी आप देखोगे वो सब इसी से ही बनी होगी। ठीक है, अब इसके हम सिंबल्स देख लेते हैं और फिर इनकी यूनिट्स भी देखेंगे क्या होगा। ओके, तो जो लेंथ है इसकी यूनिट पहले देखते हैं, फिर इसकी यूनिट का जो सिंबल है वो क्या होगा। अब इस लेंथ की जो यूनिट है, ये सारी जो यूनिट मैं यहाँ देने वाला हूँ आपको, ये सब SI यूनिट होगी। कौन सी होगी? SI यूनिट। अभी SI यूनिट क्या है ये भी आपको बताऊंगा, डरना है। ठीक है, SI यूनिट कहाँ से आई तो देखेंगे, लेकिन इतना याद रखना, फिजिक्स में जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं या चीज़ों को इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करते हैं ना, तो उसको हम हमेशा SI यूनिट में ही करते हैं। तो इन सबके हमको SI यूनिट मालूम होनी चाहिए। जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे तो ध्यान रखना कि 99% ऑफ टाइम उसमें चीज़ें आपको SI यूनिट में ही निकालनी होगी। ठीक है, आंसर जो होगा वो SI यूनिट में ही आप निकालोगे। तो लेंथ की जो SI यूनिट है दैट इज मीटर, मास की जो SI यूनिट है दैट इज किलोग्राम। ठीक है, टाइम की जो SI यूनिट है दैट इज सेकेंड, टेम्परेचर की जो SI यूनिट है क्या है? डिग्री सेल्सियस? नहीं, वो है केल्विन। ठीक है, हम लोग डिग्री सेल्सियस में बोलते बोलते हमको लगता है टेम्परेचर की SI यूनिट ही नहीं, टेम्परेचर की SI यूनिट केल्विन है। आप पहले डे टू डे लाइफ में उसको डिग्री सेल्सियस में बोलते हो रहोगे, लेकिन अगर फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो उसमें आंसर अगर आपको किसी कहीं पे टेम्परेचर निकालना है तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसको SI यूनिट में निकालो, विच इज केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट है एम्पियर, लुमिनस इंडेक्स की SI यूनिट है कैंडेला। ठीक है, और इसकी SI यूनिट है मोल। अब इन जो यूनिट्स है इन सबके हम सिंबल्स देख लेंगे। इसको अब कहीं पे लिखना है तो इतना बड़े बड़े वर्ड्स तो लिखेंगे नहीं, इनकी जगह पे हमने इनको क्या दे दिए? सिंबल्स। हाँ, एक चीज मैं और बोलता हूँ, देखो जब मैं पढ़ाता रहता हूँ ना तो मेरा पढ़ाने में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस बात पे मेरा फोकस बहुत ज़्यादा रहता है कि आप लोगों को समझ में आए अच्छे से। ठीक है, तो ये फोकस के चक्कर में ना कभी कभी आप देखोगे मेरे से सिली मिस्टेक हो जाएगी यहाँ पे। जैसे मैं सिंबल की स्पेलिंग जिसमें भी डालना भूल गया, तो ऐसी मिस्टेक्स को क्या कर देने का? बोलो, इग्नोर। क्या करने का? इग्नोर। ठीक है, कंसेप्ट में आपकी कोई गलती नहीं होगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, कंसेप्ट आपको 100% अच्छे से समझ में आएगा, सही समझ में आएगा, ये आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, इधर अगर छोटी मोटी मिस्टेक हुई इसको क्या करने का? इग्नोर। वो तो आप भी जानते हो स्पेलिंग क्या होगी। ठीक है, चलो, मीटर की जो सिंबल है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे स्मॉल एम से, किलोग्राम को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं केजी में, एस को हम ऐसे, सेकेंड्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या कहीं पे आप SEC भी देख सकते हो। केल्विन को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर को हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं, कैंडेला को हम CD से रिप्रेजेंट करते हैं और मोल को हम MOL ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी सारी 7 के 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। कौन कौन सी? फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल क्यों? क्योंकि भाई इसी से सब बनी है। फंडामेंटल मतलब ये बेसिस है बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए। आप फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ोगे, 7 नहीं है, फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी तो बहुत सारी है, लेकिन वो बहुत सारी ये 7 के मिश्रण से ही मिलके बनी होगी, ये पक्का है। ठीक है, ठीक है, तो इसीलिए हम इनको फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, ये सबसे बेसिक है, इनसे सब बनी है। ठीक है, ये हमने बेसिक डिराइव कर ली। पहले इन चीजों को हमने नाम दिया। लेंथ, अगर यहाँ से यहाँ ये दूरी नापना है तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको एक नाम देना था ना, तो उसको हमने नाम दे दिया, लेंथ। ठीक है, अब कोई चीज में कितना सामान भरा हुआ है, ठीक है, अब क्या करे, तो इसको भी एक नाम देना था। अभी इतना सामान, मतलब मान लो कि
एक एक गोनी है, कितनी भी लेंथ की होने दो, या मान लो तो 2x2 की मेरे पास एक गोनी है, ठीक है, एक बैग है, उसके अंदर मैं 100 बॉल डाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने उसको उठाया तो इजीली उठ गया। अब उससे मैंने 10 गुना बड़ी गोनी लिया, उसमें 1000 बॉल लिया, अब वो नहीं उठ पा रहा है। तो ऐसा फर्क क्या है इनमें, ऐसा क्या चीज थी जो मतलब ये मैं इजीली उठा पाया, वो नहीं उठा पाया? तो उसको डिफाइन तो करना पड़ेगा, क्या चीज है जिसकी वजह से मैं इसको नहीं लिफ्ट कर पा रहा हूँ। तो हमने उसको नाम दे दिया मास, ठीक है, वजन, ठीक है, मास मास मास। मास इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इनसाइड द मैटर। किसी चीज के अंदर कितना सामान भरा हुआ है, दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज मास, ठीक है। तो अब उसको बोल तो दिया हमने मास, अब उसको मेजरेबल बनाना है, मेजर करना है, तो उसके लिए हमको उसकी यूनिट भी डिफाइन करनी थी। हमने उसकी यूनिट दे दी किलोग्राम। वो समझ में आया? ये सारी चीज़ों को, लॉ को डिस्क्राइब करने के लिए हम धीरे धीरे फिजिक्स को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। वो डेवलप करने के लिए हमने धीरे धीरे, पहले शुरुआत में कुछ इस लैंग्वेज को डेवलप करना था तो हमने अल्फाबेट्स बना दिए। अब इसी तरह ये फिजिक्स की थियरीज इनको डेवलप करना है तो हमको बेसिक कुछ चाहिए ना, जिससे हम उन चीज़ों को अंडरस्टैंडेबल बना सके। मतलब अगर मुझे बताना है कि यहाँ से यहाँ तक ये दूरी इतनी है, तो कितनी है कैसे बताऊंगा? उसके लिए हमको कुछ चाहिए जिससे मैं अपनी इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंडेबल बना सकूं, आम लोगों को समझा सकूं। तो उसके लिए हमने ये फिजिकल क्वांटिटीज बनाई, उसके लिए हमने ये फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन की, लेंथ, मास, टाइम, ठीक है। अब कोई चीज कितनी गर्म है या ठंडी है ये पता करना है तो उसके लिए हमने ये डिफाइन कर दिया, टेम्परेचर। ये देख के आप बता सकते हैं कोई चीज कितनी ज्यादा गर्म है या कितनी ज्यादा ठंडी है, समझ में? तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज हमने डिफाइन की। अब बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है ये सब इसी से बन के आएगी। अब क्योंकि बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो फिजिक्स की है वो इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से ही बनी होती है, इसीलिए हम उनको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। मतलब वो कहीं ना कहीं इन्हीं से डिराइव होके आएंगे, समझ में आया? ठीक है। तो अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज को अगर आपको डिफाइन करना तो कैसे कर सकते हो? तो लिख लो, स्टार डालो, छोटा सा लिख लो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। कैसे इसको डिफाइन कर सकते हो? दी मोस्ट बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज which are used to describe the laws of physical world are called as fundamental physical quantities। है तो ये फिजिकल क्वांटिटी थी ना, और वो क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग? हमारे आसपास जो फिजिकल वर्ल्ड है उसके लॉस को डिराइव करने के लिए। और क्योंकि ये सबसे बेसिक टाइप के, इसके लिए हमने लिख दिया था मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस इज कॉल्ड एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। खत्म, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट जो है हम देखने वाले हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। कौन सी बोलो 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 बोलो, अरे चुप क्यों हो, बोलो ना। कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, वेरी गुड, ठीक है। सेकेंड जो फिजिकल क्वांटिटी हम देखने वाले हैं टाइप, वो कौन सी है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब मैंने इसके नाम में ये डिराइव्ड मतलब ये खुद प्रकट नहीं हुई, ये किसी से डिराइव होके आई है। जैसे कि वो 7 थी, अब एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वेलोसिटी। बोला ना होगा मेरे से, वेलोसिटी की जो यूनिट होती है दैट इज मीटर पर सेकंड। या चलो पहले इसका मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हम किस में मेजर करते हैं? लेंथ में। किसमें? लेंथ में। डिस्प्लेसमेंट हम किस में मेजर करते हैं? लेंथ में। तो लेंथ का जो यूनिट थी वो हमने ऑलरेडी देख लिया, वो क्या थी? मीटर। टाइम की यूनिट थी हमने ऑलरेडी देख ली, क्या थी? सेकेंड। तो वेलोसिटी की जो यूनिट बनी वो क्या बनी? मीटर पर सेकेंड। खत्म, ठीक है। दिस इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। ये क्या है? यूनिट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। कैसे आई? डिराइव हो क्या है? ये एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये दोनों मिल गई, इसकी यूनिट बन गई। तो अब ये जो यूनिट है या ये फिजिकल क्वांटिटी जो वेलोसिटी है, इसको मैं बोल सकता हूँ ये एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों?
क्योंकि ये दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिल के बनी है। समझ में आया? आप बोलोगे सर ये मतलब आप कितना बेसिक वे में पढ़ा रहे हैं। हाँ, मैं बहुत बेसिक वे में पढ़ा रहा हूँ। यहाँ मैंने लिखा हूँ एक्चुअल में यूनिट ऑफ वेलोसिटी, मतलब ये मैं इतना बेसिक में पढ़ा रहा हूँ कि जो कोई बच्चा ऐसा होगा ना जिसने कभी इस कंसेप्ट को सुना भी नहीं है, मतलब उसको दूर दूर तक इसका अंदाजा ही नहीं, तो उसको भी समझ में आए। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कि जिसको कुछ भी नहीं आता उसके भी समझ में आए, ठीक है। अब मैं आपको एक और फंडामेंटल फिजिकल, एक और डिराइव फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं हम लोग, जिसका नाम है एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं हम लोग कैसा बना। एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज, वैसे तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है, अभी मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ वेलोसिटी, चलो लिख देता हूँ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो ऊपर क्या है इसके, वेलोसिटी, क्या है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। नीचे क्या है, टाइम, नीचे क्या है टाइम, तो मैं इसकी यूनिट ऐसा लिख सकता हूँ, चलो मैं इसको सिंपल, ऊपर क्या लिख दिया मैंने, मीटर पर सेकंड, नीचे क्या है टाइम, तो ये हो गया एस, टाइम के लिए मैंने लगा दिया एस। अब भी हमने देखा ना वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, इसके ऊपर क्या दी वेलोसिटी, तो ऊपर हमने क्या लिख दिया मीटर पर सेकंड, नीचे क्या है टाइम, ठीक है, तो उसके लिए क्या आएगा सेकंड। अब आप गौर से देखो, आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन का जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, ये तो वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है, वेलोसिटी थोड़ी ना फंडामेंटल क्वांटिटी है। अरे भाई तुम वेलोसिटी में तो घुस के देखो, वेलोसिटी किससे बनी है, वेलोसिटी भी तो, वेलोसिटी मास सॉरी लेंथ और टाइम से तो बनी है। तो अगर मैं इसको तोड़ दूं तो ये सारों को मैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में लिख सकता हूँ। हाँ, तो एक्सेलरेशन भी तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही बन के आया है। देखो मास, टाइम, ये सब क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ही तो है। तो अगर मैं इसको, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मीटर पर सेकेंड, ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 1/s, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, मीटर s इंटू एस सेकेंड स्क्वायर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। बोलो इसमें ये मीटर क्या है, लेंथ की यूनिट, जिसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सेकेंड स्क्वायर ये क्या है, टाइम की यूनिट विच इज ऑल्सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मतलब देखा जाए तो एक्सेलरेशन भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मिला के ही बना है, मतलब उससे डिराइव हो क्या है, दैट इज एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो हो गया। अगर आप चाहो तो इसको आप लिख सकते हो अपनी नोट्स के अंदर, ठीक है, वीडियो को पॉज करो, इसको कॉपी कर सकते हो, छाप सकते हो, ठीक है, यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। चलो और एक एग्जांपल लेता हूँ, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके 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 ओके, ठीक है। चलो प्रेशर, इसका, अच्छा उससे पहले लेकिन फिर आपको पहले फोर्स समझना पड़ेगा। चलो ठीक है, अपनी फोर्स को लेते हैं। फोर्स का वैसे तो डेफिनेशन है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, लेकिन मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ, जो आपने 10th में भी पढ़े होंगे फोर्स का ये फॉर्मूला। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अरे बोलो बोलो, होता है कि नहीं होता है, ठीक है ठीक है सर। मास की जो यूनिट है वो क्या है, केजी, और एक्सेलरेशन की यूनिट अभी तो हमने देखा, मास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मास नहीं है m4, ये लेंथ की यूनिट की सिंबल है, ठीक है। मास का सिंबल जैसे केजी है, वैसे ये लेंथ की यूनिट का सिंबल है मीटर, ठीक है। तो आप बोलो सर मास की यूनिट हमको पता है केजी है, एक्सेलरेशन की तो अब भी हमने निकाली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स की यूनिट क्या मैं बोल सकता हूँ, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। बोलो 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 बोलो, समझा नहीं समझा, बोलो समझा नहीं समझा, बोलो समझा, क्लियर है क्लियर है क्लियर है, सबको समझ में आया ये, पक्का, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे सर लेकिन हमने तो कभी फोर्स को ऐसे लिखा ही नहीं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको तो जब भी फोर्स दिखता था तो उसके आगे न्यूटन लगा होता था। फोर्स की यूनिट हमने क्या पढ़ी है, न्यूटन। उसको लिखते कैसे थे हम लोग, तो कहीं पे अगर बोला है फोर्स 10
न्यूटन का है, तो हमने तो ऐसे ही देखा फोर्स को लिखा हुआ, हमने कभी ऐसा नहीं देखा फोर्स इज 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कभी नहीं देखा। सही बात है, मैं भी एग्री करता हूँ इस बात से। ये तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपको बहुत बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ, बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ा रहा हूँ। ये सिली सिली चीज़ों को कोई ध्यान ही नहीं देता है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ऐसे जिनको ये भी नहीं समझ में आता कि यार ये कैसे, फोर्स की तो यूनिट हमने न्यूटन पढ़ी है, नहीं कभी अगर समझ में भी नहीं आवा, लेकिन अगर फोर्स हमने बोला है तो ऐसे ही बोला है 10 न्यूटन 20 न्यूटन। फोर्स कभी मैंने 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में सब कभी पढ़ा ही नहीं। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमने तो सही फिजिक्स लगाई और हमने डिराइव करके देखा फोर्स का यूनिट, तो हमको तो यही आया। मतलब ये 100% हुआ, ये गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन हमने जो बुक में पढ़ी है फोर्स की यूनिट, वो क्या पढ़ी, न्यूटन। हाँ, अरे तो बड़ी दुविधा हो गई, अब सही कौन सी है, ये पढ़े तो हमने ये, डिराइव करके तो ये आया, पढ़ा तो हमने ये बुक में हर जगह लिखी, मतलब ये तो सही होगी लॉजिकली। लेकिन अभी हमने जब डिराइव करे तो ये आ रही है, मतलब ये भी सही है। तो दोस्तों इसमें कोई डरने घबराने की बात नहीं, छोटी सी चीज़ है, बस वो हमको मालूम होना चाहिए। वो क्या, एक्चुअल में फोर्स की यूनिट यही है, ये जो दिखी ना, यही है। लेकिन क्योंकि बार बार अगर कहीं फोर्स को रिप्रेजेंट करना है तो 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 12 kg, इतना लंबा चौड़ा यूनिट से अच्छा हमने क्या किया, बड़ी यूनिट थी ना, इसको बार बार बोलना इज नॉट फीजिबल, और बार बार इतनी बड़ी यूनिट लिखना इज ऑल्सो नॉट गुड, मतलब मज़ा नहीं आएगी और अननेसेसरी मेहनत हो रही है। तो इसलिए हमने क्या किया, इस पूरे की जगह हमने बोल दिया, अब जहाँ पर भी ये पूरा दिखेगा ना, जहाँ पर भी ये पूरा टर्म ऐसा दिखेगा ना, kg मीटर पर सेकेंड पर, जहाँ पर भी ऐसा पूरा टर्म दिखेगा ना, इसको हम पुकारेंगे न्यूटन नाम से। किससे, न्यूटन। बस ये मैंने आपने किसी ने नहीं किया, थे कुछ महान लोग, उन्होंने करके चले गए, अब अपने को फॉलो करना है, इसको दुनिया कर रही है, अपने को भी करना है, ठीक है। तो न्यूटन कुछ नहीं है, जो ये पूरा टर्म है ना, इसी को न्यूटन बोलते हैं बस, ठीक है। तो आप कहीं से गलत नहीं, अब आपको समझ में आया क्यों आप बुक में न्यूटन पढ़ते हो, ठीक है। वरना एक्चुअल न्यूटन का अगर आपको पूछे न्यूटन का ये यूनिट का एक्चुअल मतलब क्या है, तो वो एक्चुअल मतलब असल यूनिट तो यही है, एक्चुअल मेन रियल जेन्युइन ओरिजिनल यही है, ठीक है। ये बार बार लिखना परेशानी होगी, इस वजह से हमने इसको एक छोटा सा एक नाम दे दिया, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बेहतर एक नाम दे दिया न्यूटन। तो न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब एक तीर से दो निशाने हो गए, वो क्या, देखो पहला तो इतनी बड़ी यूनिट बार बार लिखने से हम लोग बच गए। दूसरा, न्यूटन चाचा का नाम अब हमेशा हमेशा दुनिया को याद रहेगा ना, हाँ, बड़ा योगदान रहा न्यूटन का फिजिक्स में। तो जब उनका इतना बड़ा योगदान है तो दुनिया को याद रखनी चाहिए। तो लो, हमने यहाँ फोर्स को उनकी नाम ही दे दिया, मतलब उसी को यूनिट मान लिए, और दुनिया हमेशा हमेशा उनका नाम को याद रखेगी, ठीक है। तो एक तीर से दो निशाने, यूनिट भी छोटी हो गई, न्यूटन का नाम भी हो गया। ओके, क्लियर है, समझ में आया, पक्का 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 पक्का। फोर्स की यूनिट क्यों न्यूटन बोलते हैं, क्लियर, समझा, ओके। अब एक और यूनिट देखता हूँ मैं। अच्छा, अब आप फोर्स को भी देख लो, क्या आपको नहीं लग रहा फोर्स kg मीटर सेकेंड को मिलके बना है, और ये kg मीटर सेकेंड ये सब क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब क्योंकि फोर्स ये सारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मिला के बना है, इसलिए हम इसको क्या कह देंगे, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग प्रेशर, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है भाई, है क्या, नहीं है। प्रेशर का मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखो, तुम क्या करो, फोर्स की जगह उसकी यूनिट लिख दो न्यूटन। एरिया, अब एरिया जो होता है, एरिया का फॉर्मूला देख लो। एरिया जो होता है वो होता है, अगर मैं नॉर्मल किसी रेक्टेंगल की पकड़ लो, एरिया क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेड, ठीक है। तो लेंथ की यूनिट होगी मीटर, ब्रेड की यूनिट होगी मीटर, तो एरिया की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। अरे लेकिन अब यहाँ न्यूटन लिख दूँ, नीचे मीटर स्क्वायर लिख दूँ, अब तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है ये फंडामेंटल है कि डिराइव है। क्यों, क्योंकि फोर्स की जगह हमने क्या लिखा हुआ है, फोर्स की जगह हमने क्या लिखा हुआ है, बोलो बोलो बोलो, फोर्स
फोर्स की जगह हमने न्यूटन लिखा हुआ है। लेकिन अब आप जानते हो कि वो न्यूटन का मतलब क्या है। ये न्यूटन का मतलब क्या है आप जानते हो। न्यूटन का मतलब है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको मैं साइड में लिख देता हूँ 1/m²। अब चेक करो, अब चेक करो, क्या मैं अब ये बोल सकता हूँ प्रेशर की जो यूनिट बनी वो बनेगी kg। अब देखो ये मीटर, ये 1 मीटर कैंसल, kg पर मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। बोलो 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 बोलो। पक्का समझ में आया? पक्का पक्का पक्का। क्या ये प्रेशर की यूनिट बनी? अच्छा, अब इसमें भी देखो एक दो टर्म तक ठीक है, किसी यूनिट में 2 टर्म्स है तो ठीक है, वहां तक हम लोग उसको बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, रिमेंबर करना भी आसान होता है। लेकिन अब कहीं पे जब 2 से ज्यादा टर्म किसी यूनिट में आते हैं तो उसको लिखना, बोलना, रिमेंबर करना सब मुश्किल है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो, यहाँ पे भी 2 से ज्यादा टर्म आ रहे, तो इसको भी इसकी भी यूनिट को छोटा करने के लिए हमने क्या किया, इस पूरे को, बोले सर प्रेशर को तो हमने कभी ऐसा देखा ही नहीं, प्रेशर हमने कहा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। तो देखो प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ से पड़ी, समझे। और इस पूरे टर्म को या फिर इस पूरे टर्म को, इन दोनों को ही हम बोलते हैं पास्कल, शॉर्ट फॉर्म में पा। क्या बोलते हैं? पा। समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? समझा समझा समझा? ठीक है। सो ये पूरे टर्म को या ये पूरे टर्म, ये दोनों को ही हम क्या बोलते हैं? पास्कल। लेकिन अगर मैं आपको ओरिजिनल जो यूनिट है प्रेशर की वो कौन सी है? वही होगी। क्यों? क्योंकि इसमें आपको दिख रहा है जो जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बना है, दिख रहा होगा आपको। ये फंडामेंटल क्वांटिटी है मास, ये है लेंथ, ये है टाइम। तो इन सारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मिल के प्रेशर बना है। दैट इज वाई प्रेशर इज ऑल्सो हर डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। अरे भाई ऐसी लिस्ट ना बहुत लंबी चलती जाएगी। वर्क है, करंट तो फंडामेंटल था, वर्क है, और भी बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, आगे आगे आप पढ़ोगे इतनी सारी जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, ये सब की सब डिराइव्ड ही है। मैंने कहा ना 7 को छोड़ के बाकी तो आप खेलते रहो। वर्क मैं बोल देता हूँ आपको, लो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप एक काम करो, वर्क की यूनिट निकाल लेना घर पे क्या होती है, ठीक है। फिर उसको फंडामेंटल के फॉर्म में भी लेके आके देखना कि क्या होती है, ओके। और कमेंट कर देना कि हाँ सर मुझे वर्क की देखो ये फंडामेंटल के फॉर्म में मुझे वर्क की ये यूनिट मिली। वैसे तो वर्क को हम कहते हैं जूल। आप बोलो जूल क्यों कह रहे हैं? अब आप खुद एक्सपर्ट हो गए हो। जो भी फंडामेंटल के फॉर्म में आपको यूनिट मिलेगी वर्क की, वो होगा ऐसा कि वो 2 या 2 से ज्यादा ही सिंबल्स आ रहे होंगे उसमें। तो फिर उसको भी छोटा करना था। छोटा करने के लिए हमने उसको क्या कर दिया, एक और साइंटिस्ट का नाम जिन दुनिया याद रखे इसके लिए उसका नाम दे दिया जूल। ये भी तो एक साइंटिस्ट का, सॉरी ये भी तो एक महान इंसान का नाम है, पास्कल, ठीक है। इन लोगों का बहुत योगदान रहा है फिजिक्स में, तो इनको दुनिया याद रखे, इसलिए हमने इनके नाम पे क्या दे दी, यूनिट से, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आया? पक्का 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 पक्का? बोलो 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 बोलो। इसमें किसी कोई डाउट है? पक्का समझा? पक्का? क्लियर? ठीक है। चलो आखिरी बचती है सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटीज। इसको भी आपको लिखना है, तो मैं आपके सामने काफ़ी टाइम तक था, तो आप उसको पॉज करके वीडियो में लिख सकते हो। अब आखिरी जो फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटी है। सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटी, तो बस इसको अगर आपको समझना है तो इसको याद रखना है, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि ये एंगल्स को मेजर करने के काम आती है, बस, है ना। जैसे फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वास्ट वैरायटी ऑफ चीज़ों के लिए यूजफुल है, लेंथ, मास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, करंट, टाइम, ये वो, ये बेसिकली एंगल्स को मेजर करने के लिए काम आएगी, ठीक है। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज में दो फिजिकल क्वांटिटी, दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी की जो पहली फिजिकल क्वांटिटी है उसको बोलते हैं प्लेन एंगल, ठीक है। और दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। जैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में 7 थी ना फिजिकल क्वांटिटीज, उनको हम फंडामेंटल बोल रहे थे,
उसी तरह सप्लीमेंट्री में 2 है, ये दोनों भी किसके लिए यूज होंगी, एंगल मेजरमेंट। इसमें कुछ समझना रॉकेट साइंस है क्या? हाँ, एंगल बच रहे थे, उसको हमने एक अलग कैटेगरी बना दी उसके लिए, उसको हम डाल रहे हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में। ठीक है, ये फंडामेंटल से नहीं बनी है, हाँ ये याद रखना, इसका फंडामेंटल से कोई लेना देना नहीं है, ना डिराइव से, जब फंडामेंटल से नहीं तो डिराइव से भी नहीं होगा। इसके लिए हमने इसको एक अलग कैटेगरी में डाल दिया, उसको नाम दे दिया सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में टोटल कितने टाइप से, एक है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। ठीक है, अब पहले उनको हम लोग समझेंगे, प्लेन एंगल क्या है, सॉलिड एंगल क्या है। ठीक है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर आपको किसी एंगल को, समझ लो किसी एंगल को 2 डायमेंशन में मेजर करना है तो वहाँ आप प्लेन एंगल लोगे, किसी एंगल को आपको 3 डायमेंशन में मेजर करना है तो वहाँ आप सॉलिड एंगल का यूज़ करोगे। ठीक है, दोनों के पास यूनिट होती है। ठीक है, तो प्लेन एंगल लिख लेता हूँ यहाँ पे, प्लेन एंगल। ठीक है, नीचे सॉलिड एंगल। ठीक है, ये दोनों हो गए सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी 1, ये 2, इनके नेम हो गए। इसके बाद इनकी क्या आएगी, यूनिट्स। इसके बाद इनके क्या आएंगे, इनके यूनिट के सिंबल। प्लेन एंगल की जो SI यूनिट, सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूनिट नहीं, खाली SI यूनिट। मैंने कहा ना SI यूनिट क्या है, ये आगे देखिए। ठीक है, रेडियन इसकी जो यूनिट होती है प्लेन एंगल की क्या होती है, रेडियन। सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है ये है स्टेरेडियन। रेडियन का सिंबल हम लोग ऐसे लिखते हैं RAD। ठीक है, और स्टेरेडियन का जो सिंबल है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो हमने इनकी यूनिट भी देख ली और इनके सिंबल्स भी देख लिए। ठीक है, आप ये बोल सकते हो ये एंगल की फंडामेंटल क्वांटिटी है, मतलब इससे डिराइव होकर कोई आएगा भी नहीं, और बस एंगल्स अगर मेजर करना है तो उसको एक हमने अलग कैटेगरी दे दी। बाकी सब जो जितनी फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में, उनको सबको हमने 7 को तो फिजिकल में डाल दिया, बाकी जितनी बची वो सब डिराइव से बन गई। फिर बच रहे थे एंगल, अब वो एंगल फिजिकल से डिराइव ही नहीं हो पा रहे थे, तो उनको हमने क्या किया, एक अलग इनकी कैटेगरी बना दी और उनको नाम दे दिया सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो एकदम सिंपल है याद रखना, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में क्या होंगे, बस 2 ही फिजिकल क्वांटिटी विच आर यूज फॉर व्हाट मेजरमेंट, एंगल मेजरमेंट। टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए टेम्परेचर है, लेंथ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस मेजर करने के लिए लेंथ है, करंट के लिए एम्पियर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मास है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो सारी चीज़ें हैं ये अभी जो हमने देखी, उसके अंदर एंगल्स तो हमने कहीं नहीं देखे, तो एंगल के नाम में अलग से फिजिकल क्वांटिटी डिराइव कर दी जिसका नाम था सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। और उसमें कितने क्यों, जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी किसके मेजरमेंट के लिए यूज होती है, एंगल के लिए। एंगल कौन कौन से, 2 टाइप के, ये हो गए 2 डायमेंशनल और ये 3 डायमेंशनल एंगल्स के लिए। ठीक है, क्लियर समझ में आया? 2 उसके लिए उसके नाम में देखो, प्लेन, ये वो हवाई जहाज वाला प्लेन नहीं है। प्लेन का मतलब होता है कोई भी एक सरफेस, जैसे ये दीवार दिख रही है आपको, ये बोर्ड दिख रहा है, इसको ये 2 डायमेंशनल है। क्यों, इसके 2 डायमेंशन है, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ। ठीक है, इसको हाइट नहीं है, इसके 2 ही डायमेंशन है, लेंथ और ब्रेड्थ। जिसके 2 डायमेंशन होते हैं उनको हम एक प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेन। जैसे ये दीवार, ये भी क्या है, एक प्लेन है। ये रूफ, ये भी क्या है, एक प्लेन है। ये सरफेस, ये जमीन, ये भी क्या है, एक प्लेन है। ठीक है, ठीक है, जब किसी चीज़ को 2 के बाद तीसरी हाइट भी मिल जाती है, ठीक है, तो उसको हम 3D या सॉलिड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सॉलिड। क्या बोल सकते हैं, सॉलिड। जैसे कि मान लो ये पावर बैंक है, इसको देखो ऊपर से देखो तो फिर भी एक प्लेन है, लेंथ और ब्रेड्थ 2 ही डायमेंशन है इसके। लेकिन आप ऐसा देखो मैं उसको, इसके पास लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी, और इतनी हाइट भी है, तो अब ये क्या हो गया, ये एक सॉलिड हो गया। अब ये 3D सरफेस हो गया, इसके 3 डायमेंशन है। लेंथ 3D क्यों, 3 डायमेंशन है इसके, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। जब 2D होगा तो उसके 2 ही डायमेंशन होंगे, इसलिए उसको 2D बोलते हैं, लेंथ ब्रेड्थ 2 ही डायमेंशन। ठीक है, क्लियर, ओके। हाँ, अब प्लेन एंगल क्या होता है, अगर भाई एंगल अगर मुझे नापना है किसी प्लेन में, तो वहाँ पे कम से कम मुझे क्या चाहिए, 2 लाइन चाहिए, एक लाइन, ये 2 लाइन। तो किसी
इन दोनों लाइन के बीच में ये जो दूरी है इसी को मैं क्या बोलूँगा, एंगल। क्या बोलूँगा, एंगल। अब आप ये सोचो, अगर मैं इमेजिन करूँ, ये दो लाइन के बीच में मैंने एंगल तो बना लिया, अब ये एक प्लेन पे आ रहा है ना, ये बोर्ड एक प्लेन है और ये इस प्लेन पे एक दो लाइन थी, दो लाइन के बीच में मुझे क्या निकालना है, एंगल। तो बस इसी एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो एंगल है इसको क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल। क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल। अब इमेजिन करो दोस्तों, अगर ये यहाँ से इतने पार्ट को मैं रेडियस मान लूँ, रेडियस, और इसको ऐसा पूरा एक सर्कल बना, ठीक है, तो क्या इतना टुकड़ा आर्क ऑफ सर्कल नहीं कहलाएगा, ठीक है। और मैंने रेडियस किसको माना, इतने पार्ट को, ये पार्ट मेरा क्या था, रेडियस। क्या था, रेडियस, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ, थीटा अपनी 10th के सर्कल चैप्टर में पढ़ा होगा, थीटा बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इज इक्वल्स टू आर्क, ठीक है, अपॉन रेडियस, ठीक है, आर्क अपॉन, या फिर इसको फॉर्मूले में ऐसा लिख सकते हो, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। क्लियर है, समझ में आया का? इसकी यूनिट होती है लेकिन ये डायमेंशन लेस होते हैं। बोलोगे सर डायमेंशन लेस का मतलब क्या, वो हम तो पढ़ेंगे जब डायमेंशन लेस होगी, ठीक है। इतना समझ में आया, बोलो इतना क्लियर है। प्लेन एंगल का मतलब क्या, एक 2D सरफेस पे अगर आपको कोई एंगल दिख रहा है दैट इज प्लेन एंगल। अब 3D ये सॉलिड एंगल क्या होता है, उसके लिए थोड़ा सा अपन समझते हैं सॉलिड एंगल क्या है। देखो प्लेन एंगल हमने कैसे डिफाइन किया था, ये ठीक है, ये थी आर्क, ये था एंगल, ये था रेडियस। थीटा हमने कैसा डिफाइन किया, तो थीटा के सामने है तो क्या है, आर्क, अपॉन जो थीटा के साथ है दैट इज रेडियस। यही लॉजिक को अपनाओ, सॉलिड एंगल बनाओ। अगर समझ लो ये पूरा रूम है, ठीक है, ये रूम के उस कोने से मैंने दो लाइन ली और मेरे पैर के सामने लेके आए, दो कोने हो गए, ऐसी दो कोने और होंगे, वो वाला और ये वाला। तो ये कोने से भी मैंने लाइन लेके आके अपने पैर के पास वही पॉइंट पे जोड़ी जो पहले दो लाइन को जोड़ा था। अब अगर आप इमेजिन करोगे तो आपको समझ में आएगा, ये इसको मैं इस एंगल को मैं दो लाइन से नहीं जोड़ सकता, यहाँ भी दो लाइन है, यहाँ भी दो लाइन है, और ये चारों लाइन के बीच में एक ऐसा एंगल बन रहा है, ठीक है। इससे आप कोन में भी इमेजिन कर सकते हो, कोन है आइसक्रीम की कोन ऐसी होती है, अब उसके वो तो ऐसी जा रही है। अब ये जो दो सरफेस के बीच का एंगल है कोन के अंदर देखोगे तो 2D नहीं है, एक ऐसा पूरा 3D सरफेस आपको दिखेगा, बराबर। तो ये जो ठीक है ऐसा, अब इसके अंदर, अब ये जो पीछे के साइड से भी ये समझ लो, इसके पीछे एक 3D सरफेस होगा, यहाँ से भी आपको पीछे से दिखेगा एक लाइन आ रही होगी, बराबर। वो पीछे की दो लाइन, आगे की दो लाइन मिला के बीच में एक एंगल बनेगा थीटा, दैट इज सॉलिड एंगल। मतलब इसको आप दो डायमेंशन में डिफाइन नहीं कर सकते। इसको डिफाइन करने के लिए आपको जो डायमेंशन यानी 3D हो गया है, ये दो डायमेंशन में डिफाइन किया ही नहीं जा सकता क्योंकि इसमें हाइट भी आ रही है। लेकिन इसके सामने अगर आप देखोगे तो अब ये लाइन नहीं है, ये एक सरफेस है, तो इस सरफेस का कुछ क्या होगा, एरिया, और ये देखोगे तो ये रेडियस जैसा काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो थीटा होगा दैट इज एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। अब ये आर्क अगर आप देखोगे, ये आर्क की क्या होती है, लेंथ होती है, ठीक है। तो लेंथ की यूनिट मीटर, रेडियस की भी यूनिट मीटर। अब अगर इस थीटा के सामने एरिया आ रहा है तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। तो जैसे यहाँ मीटर है, यहाँ मीटर, वैसे यहाँ अगर मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, मीटर स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ रेडियस था तो हमने क्या ले लिया, रेडियस का स्क्वायर, बिकॉज ये 2D नहीं है, 3D है। क्या है, 3D है। तो जब ये यूनिट कट जाती है ना दोस्तों, इसलिए इसका यहाँ डायमेंशन नहीं बचता, दीज आर डायमेंशन लेस। वो डायमेंशन क्या हम आगे देखेंगे, लेकिन इनको यूनिट होती है, इनको डायमेंशन कुछ नहीं, लेकिन हमने इनको यूनिट दे के रखी है। अक्सर आगे आप देखोगे ऐसा होता है जिनका डायमेंशन नहीं होता उनको यूनिट भी नहीं होती, लेकिन ये वाहिद ऐसी दो फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके पास डायमेंशन नहीं है लेकिन यूनिट है।
इसकी यूनिट क्या है, रेडियन, और इसकी यूनिट क्या है, स्टेरेडियन। बोलो समझ में आया, क्लियर है, समझा कि नहीं समझा, का समझा, क्लियर है कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर यूज्ड फॉर एंगल मेजरमेंट। व्हाट टाइप्स ऑफ एंगल, टू टाइप्स ऑफ एंगल। कौन कौन से, एक 2D और एक 3D। जो 2D में एंगल मेजर करेंगे दैट इज कॉल्ड एज प्लेन एंगल, 3D में मेजर करेंगे दैट इज कॉल्ड एज सॉलिड एंगल। 2D में एंगल कैसे बनता है, आर्क अपॉन रेडियस से, आर्क अपॉन रेडियस से। इसी को आप यहाँ से लिंक करके जोड़ दो। अब ये 3D सरफेस है, जैसे यहाँ थीटा के सामने आर्क आ रहा था, वैसे यहाँ थीटा के सामने क्या आ रहा है, एरिया। तो आपने थीटा न्यूमरेटर में लिख दिया एरिया, ठीक है। यहाँ थीटा के साइड में क्या था, रेडियस, तो यहाँ पे भी आपने क्या लिख दिया, रेडियस लिख दो बस ऐसी। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क आपको लिखना है, तो उसका यूनिट क्या है, मीटर। फिर रेडियस का यूनिट क्या है, मीटर। अब आप यहाँ चेक करो एरिया, एरिया की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। तो वैसे ही वहाँ यहाँ मीटर था तो यहाँ भी मीटर। यहाँ डायमेंशन लेस करना है ना, इसको डायमेंशन नहीं होते इसको, तो इसको भी रेडियस, अगर नीचे खाली m लिख दूं तो यहाँ 1 2 m, यहाँ एक m बच रहा है, मतलब इसका डायमेंशन रह जाएगा, वो नहीं चाहिए, तो इसको भी रेडियस स्क्वायर कर दो, ये m स्क्वायर हो जाएगा, ये भी कैंसल। ठीक है, आपको इसकी यूनिट याद रखने की ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, इसकी खाली यूनिट याद रखो, स्टेरेडियन और रेडियन बस। और मैथमेटिकल रिलेशन याद करो, वो भी मैंने आपको जोड़ के बता दिया। ये तो आपने 10th में पढ़े हो, आर्क अपॉन रेडियस। बस ये समझ लेना, वहाँ थीटा के सामने एरिया होती है, तो यहाँ हो गई एरिया। अब एरिया की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, तो नीचे रेडियस स्क्वायर, यहाँ रेडियस था, वहाँ रेडियस का स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। और प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में फर्क समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे अपनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हो गई खत्म। क्या हो गई, खत्म। तीनों टाइप की फिजिकल क्वांटिटी हमने देख लिया। अगर आपको अच्छा डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का मैंने आपको डेफिनेशन नहीं बोला ना, वो भी आप खुद से भी बना सकते हो, कुछ मुश्किल नहीं है। अगर लिखना है तो आप लिख दो साइड में कहीं पे, स्टार डालो, लिखो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, लिखो 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 डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। द फिजिकल क्वांटिटीज, लिखो द फिजिकल क्वांटिटीज which are derived using fundamental physical quantities which are derived using fundamental physical quantities are called as derived physical quantities। खत्म। फिर सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के लिए लिखना है, वो भी लिख लो, स्टार डालो, स्टार डालो, लिखो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, लिखो 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 the physical quantities which are used for angle measurement are called as supplementary physical quantities। ठीक है, ठीक, ये लिख लिया आपने। फिर इसके नीचे एक लाइन छोड़ो और लिखो there are two types of supplementary physical quantities। तो इसमें क्या लिखना, पहले लिखना प्लेन एंगल थीटा, ठीक है। फिर जो प्लेन एंगल के लिए बताया था वो सब लिखो, उसमें डायग्राम बनाओ, उसकी यूनिट लिखो, कुछ नहीं, वीडियो बैक करो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर लिखो वो हो जाएगा, तो लिखो सॉलिड एंगल, उसको भी थीटा, उसका डायग्राम, उसका फॉर्मूला और उसकी यूनिट, खत्म। मस्त नोट्स बन गई, कुछ टेंशन ही नहीं। अगली बार जब भी रिफर करना हो यूनिट्स एंड मेजरमेंट, एक बार देखने में पूरा रिवाइज हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था ना SI यूनिट की क्या कहानी है, तो चलो वो देखते हैं, ठीक है। हम लोग देखने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स के सिस्टम। देखो जब ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी दुनिया ने डिफाइन कर ली, ठीक है, अब क्या होने लगा ना, हर कंट्री ने अपना अपना तरीका ढूंढ ली अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का। जैसे मैं आपको पहले सिस्टम मान लो ब्रिटेन में, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज में लेंथ को मेजर करने के लिए वो लोग यूज़ करने लगे फुट। हम इंडिया में लेट से किलोमीटर यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है अमेरिका में लोग कोई और यूनिट यूज़ कर रहे हो, मीटर, ठीक है, फीट, कुछ भी, इंच, ठीक है। तो इसकी वजह से ना, क्योंकि अब वो यूरोपियन कंट्रीज में एक अलग टाइप की यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होने लगी,
वेस्टर्न कंट्रीज में एक अलग टाइप की यूनिट लेंथ को मेजर करने के लिए होने वाली, ईस्टर्न कंट्रीज जैसे एशियन कंट्रीज इंडिया चाइना, यहाँ पे एक अलग टाइप की यूनिट यूज होने लगी। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे हम मास को मेजर करते केजी में, यूरोप में हो सकता है वो लोग पाउंड्स में कर रहे हो, फिर यूएस में हो सकता है आउंस में कर रहे हो। तो ये सब अपनी अपनी लोगों ने कंट्रीज ने अडॉप्ट कर ली यूनिट्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, जिससे हमको इनको कैटेगराइज करना पड़ा पहले तो। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कौन कौन सी टाइप ऑफ यूनिट सिस्टम है। MKS सिस्टम, फिर CGS, देन MKS, देन FPS। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद देखिए CGS में क्या क्या है। C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड्स फॉर ग्राम, S स्टैंड्स फॉर सेकेंड। ठीक है, उसी तरह M यहाँ पे स्टैंड करता है मीटर के लिए, K स्टैंड करता है किलोग्राम के लिए, और S स्टैंड करेगा सेकेंड के लिए, F यहाँ पे स्टैंड करेगा फुट के लिए, P स्टैंड करेगा पाउंड्स के लिए। ठीक है, S स्टैंड करेगा सेकेंड के लिए। ये तैयार करना, मेरी राइटिंग गंदी हो रही है। ठीक है, तो मुझे बहुत कंटाल आता है ऐसे लिखने के लिए, इसलिए मैं ज़्यादातर डिक्टेट करता हूँ ताकि समझ में आए। ठीक है, समझ में सब आएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा हूँ तो समझ में भी आएगा कि क्या लिखा हुआ है। अच्छा, अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ समझने के लिए। ऐसे समझो कि लेट से यूएस में ये सिस्टम यूज़ हो रहा है, यूरोप में ये यूज़ हो रहा है, और हमारे इंडिया में ये यूज़ हो रहा है। अब ये उनके यहाँ लोकली अगर उन लोगों को बोलना है, कन्वे करना है एक दूसरे से कि यार मैंने आज इतनी बड़ी एक स्केल या इतना बड़ा कोई सामान खरीदा, तो बोलेगा मैंने इतने सेंटीमीटर का खरीदा। वो इंडिया में किसी को बोलना तो बोलेगा मैंने इतने मीटर का खरीदा, और ब्रिटेन में बोलना तो बोलेगा मैंने इतने फुट का खरीदा। तो लोकली तो ठीक है, चल जाएगा, क्योंकि आपस में सब जानते हैं कि हाँ भाई ये फुट ही बोल रहा होगा, इंडिया में जान रहे होंगे ये मीटर ही बोल रहा होगा, वो यूएस में जान रहे होंगे सेंटीमीटर ही बोल रहा होगा। लेकिन आप एक सिनेरियो इमेजिन करो, मान लो एक गाड़ी है, जैसे फरारी ले लो, ये असेंबल इटली में होती है। इसका मतलब ये नहीं ना उसका एक एक पार्ट इटली में ही बनता होगा। हो सकता है उसके इंजन के कुछ पार्ट जापान से आ रहे होंगे, उसके बॉडी के कुछ पार्ट फ्रांस से आ रहे होंगे, उसके कोई क्रूशियल पार्ट जर्मनी से आ रहा होगा। अब भाई जापान में चल रहे हैं लेंथ को मेजर करने मीटर, कोई पार्ट यूएस से आ रहा है वहाँ चल रहा है सेंटीमीटर, और कोई पार्ट फ्रांस से आ रहा है वहाँ चल रहा है फुट। अब और मान लो इटली में जो है वो सेंटीमीटर में कहानी चल रही है, उन लोगों को सेंटीमीटर समझ में आता है। अब जब वर्ल्ड वाइड अब कोई पार्ट मुझे अगर कोई दूसरी कंट्री से बना के मंगवाना है, तो वो वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए मुझे उनको उनकी भाषा में समझाना पड़ेगा, तब वो समझेगा, क्योंकि उनकी जो मशीनें होंगी वो उस हिसाब से कैलिब्रेट की गई रहेगी कि अगर वहाँ 1 डाले, लेंथ के लिए 1 डाले, तो हो सकता है फ्रांस में 1 फुट लेगा, लेकिन इटली में तो 1 मीटर चलेगा। तो अगर मैं उसको बोलूँ कि भाई मेरे को कोई 1 मीटर का पार्ट चाहिए, और उसने अपने यहाँ 1 डाल दिया, तो उसके यहाँ तो फुट में बन के आएगा, अब वो साइज छोटी बड़ी हो जाएगी। अब ऐसा तो नहीं है, ये बड़ी जब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के अंदर अगर एक छोटे से पार्ट में दिक्कत आ गई, या फिर एक प्रोडक्शन लाइन में कोई एक चीज़ पे दिक्कत आ गई, तो पूरी प्रोडक्शन लाइन हॉल्ट में चली जाएगी। और वहाँ क्या होगा, वहाँ करोड़ों टाइम का तो नुकसान होगा, और करोड़ों अरबों रुपयों का, डॉलर्स का नुकसान हो सकता है। ठीक है, कोई वहाँ पे ये नहीं बोलेगा अरे मैंने फुट में मांगा तो तुमने सेंटीमीटर में बना के दी, वाह कितना क्यूट लग रहा है, इसको तो मैं घर पे रखूंगा। नहीं, ऐसा नहीं चलता, वहाँ लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। इतना टाइम उसने वेट किया, ठीक है, और फिर उसके बाद जो पार्ट बन के आया वो नहीं इस पर फिट हुआ, फिर उसके लिए उसकी बाकी की प्रोडक्शन रुक जाएगी, यहाँ पे करोड़ों का नुकसान हो सकता है, बराबर। और ये तो सीली चीज थी जो मैंने बताया कि ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन फिर भी आप सोचो कि अगर इटली में मीटर चल रहा है, जापान में फुट चल रहा है, या वहाँ सेंटीमीटर चल रहा है, तो अगर इटली वालों को अपने हिसाब से कोई चीज़ बना के चाहिए, तो पहले उसको किसमें कन्वर्ट, उसको बोलना पड़ेगा मीटर में भाई दे मुझे। फिर जापान वाले को क्या करना पड़ेगा, उसको उनके यहाँ जो चलता है उसमें उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसको रिटर्न कन्वर्ट करके उसको समझाना पड़ेगा कि देख भाई मेरे यहाँ तो मीटर चलता है, मैंने तेरे को लेकिन फुट में बना के दे दिया जो तुझे चाहिए था, अब इतना मीटर इतना फुट होता है, तू चेक कर लेना सब बराबर है क्या नहीं। अननेसेसरी काम क्यों बढ़ाना, टाइम खोटी क्यों करना।
तो बहुत समझ, अभी आपको मुझे भी समझ में आ रहा है कि ये जबरदस्ती का काम बढ़ रहा है इसके अंदर, है क्या नहीं। चुपचाप सब एक ही यूनिट मानो ना, तो मैं भी वही यूनिट में तुमको पार्ट बनाने बोलूंगा, तुम भी मुझे वही यूनिट में पार्ट बना के दो, ठीक है। तो समझदारी वाली बात है ना ये। तो मेट्रोलॉजी, ये जो मेजरमेंट वगैरह की साइंस होती है ना, इसको बोलते हैं मेट्रोलॉजी। तो मेट्रोलॉजी के बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे, उन्होंने कॉन्फ्रेंस की और सबकी समझदारी से फिर उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसको हम बोलते हैं SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। इसको आप सिस्टम इंटरनेशनल बोल सकते हो कि अब ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ यूनिट बन गया, जो कि ये अलग अलग एक कंट्री अडॉप्ट की थी। अब हमने क्या किया, हमने समझदारी दिखाई और बोला कि भले ही तुम लोकली आउंस पाउंड कुछ भी यूज करो, किलोग्राम ग्राम, लेकिन भाई जब इंटरनेशनली इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करोगे तो मेहरबानी करके SI यूनिट में करो, तुम्हारे लिए भी बोलना आसान, हमारे लिए भी देना आसान, ठीक है। तो इससे पूरी दुनिया का काम आसान होगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन को कन्वे करने में आसानी होगी, क्लियर है। मिस्टेक्स की चांसेस कम हो जाएंगे, टाइम पैसा सबका बचेगा, क्लियर है, समझ में आया। तो ये सारी अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स चलती थी, तो इनको हटा के हमने क्या किया, एक यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ यूनिट लेके आ गए, इसका नाम था SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और फंडामेंटल क्वांटिटी में आपको याद होगा मैंने जो यूनिट लिखाया था, मैंने कहा था ये SI यूनिट है, क्योंकि लेंथ की तो यूनिट सेंटीमीटर भी है और फुट भी है, ठीक है। लेकिन हमने वहां पे क्या लिखा, मीटर। तो हम सब ने मिलके एक सहमति की कि नहीं भाई, अब अगर पूरी दुनिया में अगर हमको आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना है, उसमें लेंथ को अगर कन्वे करना है, तो सारे के सारे मीटर में करेंगे। मास की यूनिट ग्राम भी है, पाउंड भी है, किलोग्राम भी है, लेकिन सबने मिलके एग्री किया नहीं भाई, अगर पूरी इंटरनेशनली अगर हमको इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना है तो सबकी रजामंदी है इस पे कि हम लोग मास को किसमें कन्वे करेंगे, किलोग्राम में, समझना। तो इस तरीके से एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ सेट ऑफ यूनिट बना, जिसको हम SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। इसीलिए जब हम फिजिक्स में भी कोई न्यूमेरिकल करते हैं तो हमसे एक्सपेक्टेड है कि हम उनके जो आंसर्स लिखें वो SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ही हो। क्लियर है, क्लियर है, समझ में सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, बस आपको समझना था, इसमें और कुछ नहीं है। बस आपको मालूम होना चाहिए कि SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स आया क्यों, कहाँ से, क्यों, नीड क्या थी इसकी, जरूरत क्यों पड़ी। अब समझना है क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्लियर है। उसके लिए आपको MKS CKS FPS समझ, मतलब थोड़ा सा वो उसका भी कॉन्टेक्स्ट मिलना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने सारी चीज़ें बता दिया। फिर SI की ज़रूरत क्यों पड़ी और SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्यों यूज़ करते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया, क्लियर है, समझ में आया। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा, क्या क्या देखा, अरे भाई इतना बेसिक से स्टार्ट किया कि इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता। फिजिक्स क्या है, ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, फिजिक्स क्या है, ठीक है, क्या क्यों बना ये सब्जेक्ट फिजिक्स और क्या पढ़ते हैं हम उसके अंदर, क्यों, वाई, नीड ऑफ फिजिक्स क्या है, तो क्या है, नथिंग, इट इज जस्ट स्टडी ऑफ लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस। जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास होती हुई देख रहे हैं कि किसी ना किसी फिजिक्स के लॉ पे काम कर रही है, किसी ना किसी लॉ को फॉलो कर रही है, और उन लॉज को हमको एक हेडिंग देनी थी कि इनके अंडर हम इन सारे लॉज को पढ़ेंगे, दैट हेडिंग इज कॉल्ड फिजिक्स, ठीक है, समझ में। हाँ, तो ये मत समझना कि फिजिक्स सिर्फ आपके सिलेबस का एक सब्जेक्ट है, ये वो चीज़ है जिससे आपके आसपास की दुनिया काम कर रही है, तो ये इतना मामूली नहीं हो सकता, ठीक है। ये इसके एक एक लॉ आपकी ज़िंदगी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। आपके आसपास जो चीज़ें आप देख रहे हो ना, ये फ़ोन जिससे मैं ये चीज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये भी फिजिक्स की ही देन है। एक चैप्टर है आपके 11th में भी 12th में भी, सेमी कंडक्टर, ठीक है, विदाउट दैट ये फ़ोन पॉसिबल नहीं हो पाता। इतनी सारी कंप्यूटिंग पावर इतने से जेब में रखने वाली चीज़ में नहीं डाली जा सकती थी अगर सेमी कंडक्टर का इन्वेंशन नहीं होता। तो ये भी एक फिजिक्स है, ठीक है, दैट ऑल्सो वर्क्स ऑन द लॉज ऑफ फिजिक्स ओनली, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि फिजिक्स को समझना है तो क्या चाहिए हम लोगों को, कुछ बेसिक चीज़ चाहिए जिससे हम फिजिक्स को समझा सके दुनिया को। हाँ, तो उसके लिए हमने क्या बनाई, फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को नाम दिया हमने, ठीक है। तो नाम देने के लिए पहले तो हमने उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले कौन सी थी, फंडामेंटल, फिर डिराइव, फिर सप्लीमेंट्री। तो फंडामेंटल में हमने 7 क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी डाल दी कि भाई ये 7 है, अब दुनिया में जो चीज़ भी तुमको डिराइव करनी है इन 7 को यूज़ करो और डिराइव करो, ठीक है।
7 फंडामेंटल के अलावा 8वीं 9वीं 10वीं कोई नहीं है जी। बाकी जितनी फिजिकल क्वांटिटी है फिजिक्स में यही सातों से डिराइव होके आई है, इसलिए उनको हमने क्या कहा, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। फिर बची क्या, एंगल मेजरमेंट। तो एंगल मेजरमेंट इनमें फिट नहीं हुआ था, तो उसके लिए हमने एक अलग से फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी बनाई, विच वी कॉल्ड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। उसके अंदर कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हमने देखे, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल 2D के लिए, सॉलिड एंगल 3D के लिए, वो हो गया। फिर उसके बाद हमने ये SI सिस्टम ऑफ यूनिट क्यों आया, कहाँ से आया, क्या जरूरत पड़ी इसकी, ये देखा। ये सारी चीज़ें हमने इस लेक्चर में देखी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी और आपका कोई डाउट बाकी नहीं रहा होगा या कुछ डाउट नहीं आया होगा। और जो भी चीज़ें मैंने बताया तो सब चीज़ सबको अच्छे से समझ में आई। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।